हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 32 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस की लिंक डाल दी जाती है। साथ ही चैनल में आपको अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, आनंद मासिक पत्रिका के विभिन्न अंक, जो कि अभी कुछ अंक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आउटलाइन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, 55 वर्ष की स्वतंत्रता के पश्चात भी अभी हिंदी के विषय में दो तरह के भ्रम चले आ रहे हैं। पहला यह है कि क्या हिंदी होनी चाहिए, कितने दिनों में राष्ट्रभाषा या जोड़ने वाली भाषा वह कितनी बन पाई है, और क्या वह बन भी सकती है। यह राजनैतिक प्रश्न है और हम यहाँ इस पर विचार नहीं करेंगे। दूसरा पहलू है, क्या केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही उच्च विज्ञान और तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। क्या राजभाषा हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर कुछ लाभ होगा, क्या वह संभव भी है, आदि हम आज इसी पर विचार करेंगे। अंग्रेजी के माध्यम से उच्च विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के पक्ष के तर्क सर्वविदित हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके द्वारा संसार के अधिकांश देशों से, विशेष रूप से विकसित देशों में संपर्क और पत्र व्यवहार किया जा सकता है। हर वर्ष वैज्ञानिक साहित्य का एक विशाल भंडार अंग्रेजी में छप रहा है। इनमें वे पाठ्य पुस्तकें भी हैं जो जाने माने वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त नए नए अनुसंधान लेख भी हैं जो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में लगातार छप रहे हैं। इधर कंप्यूटरों द्वारा एक क्रांति आ रही है जो अंग्रेजी के माध्यम से अधिक सुविधाजनक होगी, आदि आदि। अतएव इन लोगों की यह धारणा है कि यदि हम अपने बच्चों को विश्व स्तर के और नवीनतम ज्ञान से जोड़ना चाहते हैं तो वह अंग्रेजी के माध्यम से ही संभव है। ये तर्क अपने आप में कुछ सीमा तक सही हैं। कोई भी यह नहीं कहेगा कि हम अंग्रेजी को छोड़ दें और उसे निकाल दें और केवल हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं ही पढ़ें। हमें अब गहराई से इस बात पर विचार करना है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का हमारी शिक्षा में क्या मिश्रण होना चाहिए। हमारे सामने लक्ष्य यह है कि बच्चे का बौद्धिक मानसिक विकास खुलकर हो और पूरी तरह हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, और साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय और नवीनतम ज्ञान से पूरा लाभ उठा सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए शिक्षा के माध्यम का क्या स्वरूप होना चाहिए, आइए इस पर विचार करें। इस समस्या का हल निकालने के लिए हम विभिन्न देशों के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से हम उन देशों के अनुभव पर ध्यान दें जो
अंग्रेजी भाषी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले हम विकसित देशों पर ध्यान दें। इस श्रेणी में 2 प्रकार के देश हैं। एक वे देश हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में भाग लिया था। ये विशेष रूप से यूरोपीय देश हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि। दूसरी श्रृंखला का ज्वलंत उदाहरण है जापान, जो पूर्व शताब्दी में उठकर ऊपर आया है। आज हम जर्मनी और जापान पर ही विचार करेंगे। जर्मनी देश की शिक्षा प्रणाली और माध्यम की भाषा पर ध्यान दें। जर्मनी में स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर सारी शिक्षा जर्मन भाषा में होती है। अनुसंधान भी जर्मन भाषा में ही किया जाता है और कई प्रसिद्ध अनुसंधान की पत्रिकाएं जर्मन भाषा में छपती हैं। परंतु यह बात अच्छी तरह स्मरण रखने की है कि जर्मनी में विज्ञान का हर प्रोफेसर अंग्रेजी जानता है। वह अंग्रेजी में लिखे अनुसंधान के लेखों को जो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में छपते हैं, पढ़ने की योग्यता रखता है, लगातार पढ़ता है। वह अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसों में सम्मिलित होता है, अंग्रेजी में दिए गए भाषण को समझता है और स्वयं भी अंग्रेजी में अपना लेख पढ़ सकता है। परंतु वे अपनी अनुसंधान संस्थाओं में सारा काम जर्मन भाषा में करते हैं। यहाँ तक कि विदेश से आए अनुसंधान विद्यार्थी भी जर्मन भाषा में अनुसंधान करने के लिए बाध्य हैं। कई भारतीय युवा वैज्ञानिकों को यह अवसर मिला है। उन सबको पहले जर्मन भाषा का एक पाठ्यक्रम करना पड़ता है, जिससे उन्हें जर्मन भाषा में कार्यसाधक ज्ञान हो जाए। वे लोग अपना शोध प्रबंध भी जर्मन भाषा में लिखते हैं। इन सब के बाद यह तो सर्वविदित है कि जर्मन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का विश्व में बहुत ऊंचा स्तर है। यही तर्क रूस और फ्रांस जैसे देशों के लिए लागू है। वे भी अपनी अपनी भाषा में विज्ञान की शिक्षा देते हैं। अब विज्ञान पर विचार करें। जापान का उदाहरण हम सबके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि उसका विकास पूर्व शताब्दी में हुआ है। विश्व महायुद्ध के विनाश के बाद जापान एक शक्तिशाली औद्योगिक और विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आया है। इस उदाहरण से हम लोग अपने देश के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। परंतु वहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा के बारे में कहने से पूर्व मैं अपने कुछ अनुभव आपके सामने रखना चाहूँगा। जापान में शिक्षा जापानी भाषा में होती है। उन लोगों का अपनी मातृभाषा से बहुत लगाव है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।